नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है जीएम एजुकेशन में। कल हमने पढ़ा था नागरिकता के बारे में। नागरिकता आर्टिकल 5 से पढ़ा था हमने कि प्रारंभ में नागरिकता 26 जनवरी 1950 को जब संविधान बना तब तक नागरिकता रहेगी। आर्टिकल 6 पढ़ा हमने, पाकिस्तान से भारत आने वाले। आर्टिकल 7 पढ़ा हमने, इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले लोग। आर्टिकल 8 पढ़ा, विदेश में घूम सकते हो, रह सकते हो, नौकरी कर सकते हो। आर्टिकल 9 कहता है विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता रद्द। आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता बनाए रखनी चाहिए, वंचित नहीं किया जाना चाहिए। आर्टिकल 11 कहता है ये जो नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगी। संसद के कौन से मंत्रालय? तो गृह मंत्रालय द्वारा बनाया जाएगा। तो आगे आज हम पढ़ेंगे कि नागरिकता अर्जित कैसे करते हैं, नागरिकता एक्ट कैसे आया था, और एनआरआई क्या है, ओसीआई क्या है, पीआईओ क्या है, ये सब पढ़ेंगे। तो आज नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे आगे हम। वो लोग सिखा रहे हैं हमें कि नज़रअंदाज कैसे करें, नज़रअंदाज कैसे करते हैं। कल हम सिखाएंगे अफसोस कैसे करते हैं। तो आज कल हम नागरिकता के बारे में पढ़ रहे थे। नागरिकता आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 के बारे में पढ़ा। आर्टिकल 5 में हमने पढ़ा कि आर्टिकल 5 कहता है कि प्रारंभ में जब संविधान बना, जब वहाँ 26 जनवरी 1949 को जब 26 जनवरी 1949 को जब संविधान बना तब सबकी नागरिकता बनी रहेगी, प्रारंभ में नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल 6 कहता है इंडिया से पाकिस्तान से जो इंडिया है उन लोगों की 9 जुलाई 1948 तक जो इंडिया से पाकिस्तान है उनकी। आर्टिकल 7 कहता है कि इंडिया से जो पाकिस्तान जाने वाले 1 मार्च 1900 जो वापिस आए उनकी नागरिकता बनी रहे। आर्टिकल 8 कहता है कि आप विदेश में भ्रमण कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आर्टिकल 9 कहता है कि आप विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है आप भारत की नागरिकता से वंचित नहीं रह सकते। आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगा। संसद का कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय द्वारा। तो आज आर्टिकल हमें नागरिकता कैसे ली जाए। प्रारंभ में दिक्कत ये थी कि जब संविधान बना तो संविधान में एक दिक्कत थी कि सब चारों दिशाओं पर किया गया, परंतु नागरिकता पर संविधान से बारे इतना सोचा नहीं गया नागरिकता के बारे में कि कानून में क्या संशोधन किया जाए, या नागरिकता के बारे में सोचा ही नहीं गया। जब संविधान बना, यूपीएससी का क्वेश्चन है निम्न में से किसके बारे में संविधान के बारे में नहीं सोचा गया? वो है नागरिकता के बारे में। तो आज नागरिकता के बारे में समझेंगे कि नागरिकता अधिनियम क्या है, नियम क्या है। सबसे पहले अधिनियम ही आता है, बाद में जो परमानेंट बन जाता है, रेगुलर बड़ा जो नियम, उसे नियम कहते हैं। तो आज नागरिकता कैसे ली जाती है इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नागरिकता एक्ट कब है? नागरिकता एक्ट आया 1955 में। 1995 एक अधिनियम आया नागरिकता के बाद, और इसके आधार पर नागरिकता दी जाएगी। एक्ट के आधार पर एक्ट कहता है कि भाई जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाए, जन्म के आधार पर दिक्कत ये थी कि जन्म आधार पर कैसे? कोई विदेश से घूमने आया और भारत में आ गए, उसको लड़का हो गया या लड़की हो गई, तो कैसे नागरिकता दी जाएगी? तो ये दिक्कत था। तो इसमें 1986 में संशोधन किया गया और कहा गया कि माता पिताओं में से कोई एक भारत का होना जरूरी है। माता पिताओं में से कोई एक भारत का होना जरूरी। तो पहले सबसे पहले जन्म के आधार पर नागरिकता दी गई। 1955 में अधिनियम आया और उस अधिनियम में 5 तरीके से नागरिकता दी जाए। सबसे पहले थी जन्म के आधार पर। उसका संशोधन हुआ 1986 में कि भाई कैसे पता चले, तो क्या माता पिता में से कोई दो एक भारत का होना चाहिए। दूसरा है वंश के आधार पर। भारत में एक दिक्कत थी वंश। पहले यह था कि पिता का वंश माना जाता था। अगर कोई शर्मा जी का लड़का है और कोई लड़की उससे शादी करती हो, वो मिसेस शर्मा जी हो जाती। तो दिक्कत यह थी वंश के आधार पर पिता को माना जाता था। वंश किसका? पिता का माना जाता।
फिर आर्टिकल इसमें भी संशोधन किया गया 1992 में, और कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है पिता का वंश लगाने से, आप दोनों में से किसी एक वंश को मान्य होगी। पिता है तो पिता के वंश का मान्य होगा, और माता है तो माता का वंश का मान्य होगा। तो वंश के आधार पर भी नागरिकता दी जाएगी, मोटा मोटी ये ध्यान रखना है, वंश के आधार पर भी दी जाएगी। और इसमें संशोधन 1992 में किया गया। और एक था पंजीकरण के आधार पर, एक है पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर कैसे करते हैं देखते हैं। एक था पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर था कि भाई भारत में 7 साल तक रहे तो या विवाह किया हो, 7 साल एकदम करेक्ट तरीके, ऐसे नहीं दंगे किए उसने, ऐसे नहीं, एकदम सिंसियरिटी रूप में अगर उसने जीवन यापन किया है यहाँ पर, तो उसे 7 साल में भारत में रहने का अधिकार। और विवाह किया हो तो उसे पंजीकरण के माध्यम से गृह मंत्रालय द्वारा उसे 6 महीने तक फॉर्म भरवाया जाएगा। उस फॉर्म में तय किया जाएगा इसे नागरिकता दी जाए या नहीं जाए। पंजीकरण द्वारा दी गई नागरिकता को रद्द भी कर सकते हैं, रद्द भी की जा सकती है। तो तीसरा हो गया पंजीकरण, और इसी का ही अपडेट रूप है एनआरसी। एनआरसी इसी का ही अपडेट रूप है। तो आगे पंजीकरण का चौथा पढ़ेंगे हम, देशीकरण। देशीकरण, देशीकरण पढ़ेंगे हम, चौथा है देशीकरण। देशीकरण की 3 शर्तें। पहले वो 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, किसी कला, साहित्य या किसी विशेष क्षेत्र में, कला, साहित्य, विज्ञान क्षेत्र में अच्छा कार्य किया हो उसने, 10 वर्ष में भारत में रह चुका हो, और उसकी छवि ऐसी एकदम छवि बेहतरीन हो, बिना कोई दंगे हिंगे किए उसका जीवन एकदम निर्मल हो, उस आदमी को देशीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। 5वां है अर्जित से। अर्जित, जैसे हमने कोई राज्य भारत कब्जा कर लेता है, भाई सिक्किम पर भारत ने, सिक्किम को भारत के अंदर मिला है, तो सिक्किम से भारत में आने वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। सिक्किम से भारत में आने वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। तो नागरिकता के 5 प्रकार हैं, 5 टाइप से नागरिकता। जन्म से ली जाती है, जन्म के बाद वंश से, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, और अर्जित से ली जाती। तो आगे पढ़ेंगे कि और किन किन को नागरिकता दी जा सकती। पहले तो नागरिकता बर्खास्त, नागरिकता का समापन कैसे किया जा सकता है वो भी देखते हैं अभी। तो नागरिकता कैसे दी जाती है वो तो पता चल गया, अब नागरिकता का समापन कैसे किया जाए वो देखते हैं एक बार। समापन, नागरिकता समाप्त कैसे किया। सबसे पहले नागरिकता आपकी, आप मर्जी से त्याग दे सकते हो। भाई आपको विदेश जाना है, विदेश में बसना है, तो आर्टिकल 9 से कर सकते हो, आप त्याग कर सकते हो। दूसरी बर्खास्त है, बर्खास्त, अगर आप कहीं दंगे करके पकड़े गए या किसी ऐसे देश में जाकर अंट संट कार्य कर रहे हो तो आपकी नागरिकता बर्खास्त की जाएगी। दूसरा, नागरिकता छीनी जा सकती है आपसे। आप अगर देश के अंदर देश विद्रोह कार्य कर रहे हो तो आपसे नागरिकता छीनी जा सकती है। तो 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त, एक तो मर्जी से त्याग देते हो, दूसरा आप बर्खास्त कर सकते हो, तीसरा आप
आपसे छीनी जा सकती है नागरिकता। आगे बढ़ेंगे हम, नागरिकता और किस किस प्रकार से दी जाती है और कैसी कैसी नागरिकताएं होती है। एक होता है एनआरआई, एक होता है एनआरआई, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। नॉन का मतलब नहीं, जो भारत में नहीं रह रहे, नागरिकता है उनके पास जो भारत में नहीं रह रहे, नॉन रेजिडेंट इंडियन है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये गल्फ कंट्री है, मान लो ये गल्फ, युआन वगैरह, सऊदी अरब, ये गल्फ कंट्री, ये गल्फ कंट्री है। तो गल्फ कंट्री में कुछ भारतीय रह रहे हैं, घूमने के दरमियान नहीं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने तक अगर वो शिक्षा क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में या अन्य किसी कारण रह रहे हैं तो वो एनआरआई कहलाएंगे, तो वो एनआरआई करें। एनआरआई 1998 में एक परमाणु हमला होता है, भारत परमाणु परीक्षण करता है। परमाणु परीक्षण करने से अमेरिका ने भारत पर सीज लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। उस प्रतिबंध के दरमियान भारत पर व्यापार करने, अन्य अमेरिका ने सबको कह दिया था अगर भारत से वो व्यापार करेगा हम नहीं करेंगे। तो भारत में गरीबी में आटा गीला हो गया। परमाणु परीक्षण किया, दूसरे में चीज लगाया, अब अमेरिका सोच रहा है तुम्हारा क्या होगा कालिया। तो अमेरिका को दिक्कत थी, तब इन एनआरआईओ ने भर अंट संट पैसे दिए थे भारत को, और जिससे भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी रही। उस समय कुछ नुकसान हुआ नहीं। तो एनआरआईओ ने बहुत अच्छा कार्य किया। एनआरआईओ के लिए 2 अकाउंट्स होते हैं, एक तो होता है एनआरओ, एक होता है एनआरओ, एक होता है एनआरई, एक होता है एनआरओ, एक होता है एनआरई। एनआरओ का अंदर पैसा का आयात निर्यात दोनों कर सकते हैं। एनआरई में सिर्फ यहाँ आने की व्यवस्था है, जाने की व्यवस्था नहीं एनआरई में, परंतु ये फायदेमंद है। एनआरआईओ के लिए ये फायदेमंद है और भारत के लिए भी ये फायदेमंद है। एनआरई, एनआरओ में दोनों, परंतु यहाँ से पैसा जाएगा तो फिर नुकसान होगा कि डॉलर एक 75 से 80 रुपए का होता है, तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो एनआरआई के बारे में समझ लिया। एनआरआई वो होते हैं जो 6 महीनों से ज़्यादा विदेशों में रहकर काम करते हैं और उनकी आमदनी यहाँ, तो वो एनआरआई होते हैं। कुल मिला के बाद एनआरआई एक होता है एक होता है एक होता है पीआईओ, पीआईओ, पर्सनल इंडियन ओवर, मतलब वे लोग जो पहले भारत के थे मूल रूप से, अब दूसरे देश की नागरिकता ले चुके हैं, परंतु वो अच्छे अच्छे पद पर है, बहुत, कोई नासा में काम कर रहा है, तो उनके लिए भारत में कोई भेदभाव ना हो, उनके लिए ये नागरिकता दी जाती है। ये 2015 में रद्द कर चुके हैं और इसे मर्ज करके ओसीआई ओवर सिटीजन इंडियन एक्ट में, ओवर सिटीजन इंडियन एक्ट में मर्ज किया गया है। हालांकि ओसीआई का स्थापना 2005 में हुई, शुरुआत 2005 में हुई, और इसका मतलब भी सेम है। वे लोग जो दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं और उनको भारत आने पर कोई भेदभाव न हो। भाई यही तो होता है कि विदेश से कोई फॉरेनर घूमने के लिए आता है, मान लो ताजमहल आया, ताजमहल भारत हमें देखने के लिए 50 रुपये लेते हैं और उनसे 500 रुपये लेते हैं, तो दिक्कत यहाँ आती, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। फॉरेनरों के साथ हो तो ठीक है, परंतु जो ओसीआई के तहत आते हैं, ओवर सिटीजन एक्ट के तहत आते हैं, उनको नागरिकता दीजिए, उनको
भारत जैसी नागरिकता है, परंतु वो आके यहाँ मतदान नहीं कर सके। बाकी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी वगैरह रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो 2005 में OCI की स्थापना हुई और 2015 में PIO को मर्ज कर OCI में मिला दिया गया। तो आज हमने ये पढ़ा, OCI, PIO, NRI भी पढ़ा, आर्टिकल 5 से 11 तक हमने पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे CAA और NRC का पूरा डिटेल से पढ़ेंगे वो क्या क्या है। पहले हम रिवीजन करते हैं कि हमने पढ़ा आर्टिकल 5 में पढ़ा कि प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 6 में पढ़ा हमने इंडिया से पाकिस्तान वाले, फिर पाकिस्तान से इंडियन जाने वाले लोगों को नागरिकता। 8 में पढ़ा हमने विदेश भ्रमण। 9 में करता विदेश के लेने पर भारत की खत्म। 10 में पढ़ा वंचित नहीं कर सकते नागरिकता से। और 11 में पढ़ा कानून बनाएगा गृह मंत्रालय, संसद, ये पढ़ा। और हमने नागरिक अर्जन के हमने 5 टाइप पढ़े, जन्म से, वंश से, देशीकरण, पंजीकरण और अर्जित से। समापन की 3 पढ़े, त्याग कर सकते हो आप, बर्खास्त हो सकते हो, चीनी जा सकती है आपसे। और हमने ये भी पढ़ा कि NRI क्या होते हैं, OIP क्या होते हैं और OCI क्या होते हैं। हम पढ़ेंगे पासपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसी देश पासपोर्ट क्या होता है और पासपोर्ट लेने के क्या तरीके होते हैं। हमने पढ़ा पासपोर्ट इजी नहीं बनता, सबसे लफड़े का काम है पासपोर्ट बनाना। पासपोर्ट काम क्या आता है पहले वो पढ़ेंगे, बनाया कैसे जाता है हम पढ़ेंगे। पासपोर्ट किसी देश से बाहर जाने के लिए उस देश की अनुमति के लिए पासपोर्ट होता है। आप दूसरे देश जाने के लिए आप अपने देश से अनुमति लोगे, मैं फलाना देश से जाऊंगा, उसके लिए पासपोर्ट होता है। पासपोर्ट बनाने के लिए कई लफड़े होते हैं। पहले तो आप ऑनलाइन खुद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करके चढ़ो, 2500 रुपये का चालान बनेगा, वो चढ़ो। फिर आप किसी थाने में जाकर आपका सर्वे होगा और थानेदार को 1500 रुपये नहीं दोगे तो वो अड़ा देगा। आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए तो आपका पासपोर्ट बनेगा। और पासपोर्ट के बाद होता है वीज़ा। पासपोर्ट का मतलब मोटा मोटी है, आप अपने देश की अनुमति के लिए एक अथॉरिटी ID है। और एक होता है वीज़ा। अपने देश से तो अनुमति ले ली भाई, अगला देश आपको आने दे या नहीं आने दे वो तो उसकी मर्जी। अगला देश को आने देने से पहले 15 दिन पहले सूचित करना होता है आपको कि मैं फलाने जगह जा रहा हूँ। मान लो अमेरिका जा रहे हो तो अमेरिका आपको 15 दिन पहले सूचित करना पड़ेगा कि वीज़ा लगाना पड़ेगा। और वीज़ा आपको बाद में मिलेगा 15 दिन। आप कहोगे आई एम कमिंग, वो पहले नहीं कहेगा कि आप आ जाओ, पहले आप वीज़ा लगाओगे, 15 दिन के बाद वीज़ा दिया जाएगा। कुछ देश होते हैं बिना वीज़ा वाले, जैसे नेपाल। आप नेपाल में पैदल भी चले जा सकते हो, वीज़ा की कोई जरूरत। भूटान। कुछ देश होते हैं घनिष्ठ, नेपाल है, भूटान है। कुछ हैंड टू हैंड वीज़ा देते हैं, जैसे जापान और थाईलैंड भारत की घनिष्ठता के कारण हैंड टू हैंड वीज़ा देते। वहाँ जाओ, वहाँ लिखा होगा, वहाँ जाके 1 घंटे में आपको वीज़ा दिया जाएगा। तो जापान में दिया जाता है। तो हमने पासपोर्ट पढ़ा, वीज़ा मोटा मोटी है, किसी देश से जाने के लिए अनुमति पासपोर्ट है, किसी देश के अंदर जाने के लिए वीज़ा है। और घनिष्ठता अच्छी हो तो जापान जैसी हैंड टू हैंड हाथों हाथ दिया जाता है। तो आज हमने पासपोर्ट पढ़ा, वीज़ा पढ़ा। अब पूरी नागरिकता के अंदर 2 टॉपिक रहे हैं, CAA और NRC। 10-1 मिनट का कल वीडियो बनाएंगे CAA। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फॉलो करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।